भारत के संविधान में भरत के खड़ाऊ का कोई प्रावधान है? खड़ाऊ मुख्यमंत्री का कोई प्रावधान है? आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने दफ्तर में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है और वो इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगी। उन्होंने इस कुर्सी की बगल में अपनी एक दूसरी कुर्सी लगाई और कहा कि जैसे भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद उनके छोटे भाई भरत ने खड़ाऊ रखकर अयोध्या का राजपाट संभाला था, ठीक उसी तरह वो भी दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगी और 4 महीने के बाद अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर इसी कुर्सी पर बैठा देंगी। लेकिन तब तक ये कुर्सी ऐसे ही खाली रहेगी। राजनीति करने के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए और अरविंद केजरीवाल को अपनी वफादारी से खुश करने के लिए, उनके प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को खाली छोड़ना शायद हो सकता है सही भी हो, लेकिन लोकतंत्र की नजर में यह संविधान का एक अपमान है। और यह अपमान भी तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री के दफ्तर में इस खाली कुर्सी के पीछे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि भीमराव अंबेडकर अगर आज ये तस्वीरें देख रहे होंगे या देख रहे होते तो उनकी आत्मा कितनी दुखी होती। ठीक पीछे संविधान के निर्माता की तस्वीर लगी है और उसके बाद संविधान में अपने अपने हिसाब से नेता कैसे संशोधन कर लेते हैं, यह आप देख लीजिए। आज बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे देश के संविधान में इस तरह के खड़ाऊ मुख्यमंत्री का कोई प्रावधान है? मुख्यमंत्री का पद किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी का नहीं होता। संविधान कहता है कि यह पद लोकतंत्र में लोगों का होता है और लोग जिसे चुनते हैं वही नेता इस कुर्सी पर बैठकर उनके लिए काम करता है। लेकिन इस मामले में सब कुछ संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा और संविधान की रक्षा के नाम पर वोट मांगने वाली तमाम पार्टियां ही अब इस नए अरेंजमेंट का समर्थन भी कर रही हैं। 21 सितंबर को जब 43 साल की आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने 56 वर्ष के अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। इसमें कुछ गलत नहीं है, यह अच्छी बात है। अगर अरविंद केजरीवाल ना होते तो शायद आतिशी भी कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री न बनती और इस लिहाज से आतिशी का अरविंद केजरीवाल के पैर छूना, उनका आशीर्वाद लेना, उनकी बार बार प्रशंसा करना बिल्कुल गलत नहीं है। उनकी वफादारी भी अरविंद केजरीवाल के साथ जरूर होनी चाहिए। हर आम आदमी उस व्यक्ति की जरूर खुशामद करता है जो उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके देता है। इसमें कुछ नया नहीं है, सभी लोग करते हैं। लेकिन आतिशी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वो अब एक मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद होता है और एक मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा और गोपनीयता हमेशा बनाए रखनी होती है और इस संवैधानिक पद का पूरी तरह से सम्मान करना होता है। आतिशी ने अपने साथ अपने बगल में एक कुर्सी को खाली छोड़ दिया है जो अरविंद केजरीवाल की कुर्सी है और उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री तो बन गई हैं, लेकिन वो कभी भी अरविंद केजरीवाल की इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगी। वो सिर्फ 4 महीने के लिए अपनी दूसरी कुर्सी से शासन चलाएंगी और फिर 4 महीने के बाद जब चुनाव होंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी वापस जीतेंगे और फिर ये कुर्सी वापस अरविंद केजरीवाल को दे दी जाएगी। और जो भरत ने किया था भगवान श्री राम के लिए, वही आतिशी कह रही हैं कि वो कर रही हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। यानी एक प्रकार से उन्होंने केजरीवाल के खड़ाऊ इस कुर्सी पर रख दिए हैं और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और हम आपको ये बता रहे थे कि हमारे संविधान में क्या खड़ाऊ मुख्यमंत्री का कोई प्रावधान है, जबकि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर ठीक पीछे लगी हुई है। अब आप खुद सोचिए, आतिशी कितनी पढ़ी लिखी नेता है। हमने पहले दिन भी आपको बताया था कि केजरीवाल ने शायद कठपुतली मुख्यमंत्री को चुना है, लेकिन नाकाबिल मुख्यमंत्री को बिल्कुल नहीं चुना है। आतिशी बहुत पढ़ी लिखी हैं, लंदन से पढ़कर आई हैं और बहुत कॉम्पिटेंट है। लेकिन अब आतिशी अपनी वफादारी साबित करने के लिए जो कुछ भी कर रही हैं वो संविधान के अनुरूप बिल्कुल नहीं। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए।
और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। राजनीतिक पैंतरेबाजी में आम आदमी पार्टी से ऊपर इस समय कोई नहीं है देश में, और इसीलिए वो बीजेपी को इतनी कड़ी टक्कर देते हैं। आतिशी ने आज जो किया उसे आम लोगों की भाषा में कई बार हम मक्खन लगाना भी कहते हैं, लेकिन कई बार लोग इस बात को भूल जाते हैं कि मक्खन लगाने वाले के हाथ में एक चाकू भी रहता है। वैसे आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस कुर्सी पर रहते हुए ही अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, इसलिए आतिशी ने मुख्यमंत्री के दफ्तर में अपने लिए नई कुर्सी लगवाई, जबकि बीजेपी का कहना है कि आतिशी चापलूसी कर रही हैं जो संविधान के खिलाफ है। यानी कुल मिलाकर लोग आतिशी के बारे में आज व्यंग भी कर रहे हैं, आतिशी ने जो किया है उसे लेकर आपत्ति भी जता रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं। ये नियम और मुख्यमंत्री पद का अपमान है, जिसकी शपथ खुद इन आतिशी मालेना ने ली है। देश संविधान से चलता है और राज्य सरकारें भी संविधान से चलती हैं, और आप संवैधानिक पद की शपथ लेकर आई हैं, लेकिन ये कोई आदर्श पालन नहीं है, ये चमचागिरी है। और चमचागिरी भी इस हद तक है कि पूरी की पूरी भ्रष्टाचारियों की जमात एक भ्रष्टाचारी केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने में लगी है। एक खाली कुर्सी रखने का बहुत आपत्तिजनक संदेश जाता है। पहला संदेश तो जाता है कि मुख्यमंत्री ये कैसे शो कर सकता है कि हम पपेट हैं, हमारे ऊपर कोई है। दूसरी बात, आप अरविंद केजरीवाल जी की तुलना राम के वनवास से कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी घर मांग रहे हैं। आप याद कीजिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया वो ये था संविधान की रक्षा करने का। इंडिया गठबंधन जो था विपक्ष का, उनके सब नेताओं ने संविधान की एक प्रति हाथ में लेकर भाषण दिए और कहा कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान को खत्म कर देंगे और हमें आप वोट दीजिए क्योंकि हम संविधान की रक्षा करेंगे। दूसरा, आज आप देख लीजिए कि हमारे संविधान में ऐसा कौन सा प्रावधान है इस तरह के खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनने का जिसकी आज आम आदमी पार्टी रक्षा कर रही है। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है, ना तो वो किसी पार्टी की होती है ना किसी अमुक व्यक्ति की होती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी जनता की होती है, जनता अपने हिसाब से चुनती है, और ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपने लिए इस्तेमाल करना, अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना, ये जनता की मर्जी के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ तो है ही। तो ये जो काम किए जाते हैं इस तरह के, इसे हम अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स मतलब जनता को दिखाने के लिए और खास तौर पर अपने बॉस अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए। अब बाकी जनता तय करेगी, क्योंकि अगले 4 महीनों में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। जनता ये बताएगी कि उन्हें ये तस्वीर, उन्हें ये खड़ाऊ मुख्यमंत्री, उन्हें ये खाली कुर्सी ये कैसी लगी और वो इसका समर्थन करती है या इस पर आपत्ति करती है। अब हम आपको सीधे अमेरिका लेकर चल रहे हैं, न्यूयॉर्क लेकर चल रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी यूनाइटेड नेशंस में बोल रहे हैं। 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को
गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको यह बताएंगे कि तिरुपति मंदिर में सुअर की चर्बी, बीफ का फैट और मछली के तेल वाले जिस घी से लड्डुओं का प्रसाद बनाया जा रहा था, क्या उस प्रसाद के पीछे कोई साजिश थी? आज इस मामले की जांच के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक SIT का गठन कर दिया है, जो यह भी पता लगाएगी कि क्या इसमें जगन मोहन रेड्डी की सरकार की भी कोई भूमिका थी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज पिछली सरकार पर यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले मंदिर को वही कंपनियां घी सप्लाई करती थीं जिनके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होता था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी की सरकार में इस नियम को बदलकर 3 साल से 1 साल कर दिया गया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह भी पूछा है कि मंदिर समिति में ऐसा घी कैसे इस्तेमाल हुआ जो पाम ऑयल से भी सस्ता था, और जब यह सस्ता घी खरीदा जा रहा था तब किसी को इस पर शक क्यों नहीं हुआ। और उन्होंने जगन मोहन रेड्डी के सगे मौसा और मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष YV सुब्बा रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि YV सुब्बा रेड्डी की पत्नी को कई बार बाइबल के साथ देखा गया है और इस पूरे मामले में हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ी धार्मिक साजिश हुई है। Ordering an inquiry, IGP level or more than that, then the team will establish the facts. Finally, all temples, all prayer places
respective religious people only will work. Even management committees, only those who are having belief, they will be nominated. We'll take all precautions. Finally, we'll prepare standard operation procedures for all temples. Accordingly, we'll work it out. अब इन आरोपों के बाद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और आग्रह किया है कि अदालत को इस मामले की जांच खुद अपनी निगरानी में करवानी चाहिए। हम यहाँ पे उग्राणम में है, जहाँ पे आप अगर देख सकते हैं ये जो पूरा प्रसाद है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का प्रसाद, वो सब करने के लिए जो सामग्री मिलता है ये यहाँ पे स्टोर करते हैं। ये स्टोर रूम गोडाउन जैसा है जहाँ पे चावल, किशमिश, बादाम, कैशू और कई सारे जो सामग्रियां जो चाहिए है अन्न प्रसादम के लिए और लड्डू के लिए और कई सारे जो प्रसादम है जो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम का जो डेटी लॉर्ड वेंकटेश्वरा को देते हैं प्रसाद के पेट में, तो ये सब सामग्री जो है यहाँ से वो पाकशाला में जाता है जहाँ पे ये पूरे शुद्ध घी के साथ इनको पकाते हैं। ये पूरे जो सामग्री है यहाँ से इसको वो क्रेन के ऊपर से पहुंचाते हैं। ये पूरे इंग्रेडिएंट्स सामग्री को लेके जहाँ से वो पकाते हैं, ये सामग्री को लेके ये जो लड्डू प्रिपरेशंस है इसमें जो लड्डू को भक्तों के लिए बांटते हैं प्रसादम के द्वारा, ये सब भी इन्हीं ट्रेस में बांटते हैं। ये जो ट्रेस है ये पूरा अभी जो हो रहा है ये प्यूरिफिकेशन सैनिटेशन प्रोसेस हो रहा है। इसको जो गरम पानी में ये जो ट्रेस है इनको सोक करके वॉश करके आता है। ये जो ट्रेस है इन सब को भी पूरे तरह से साफ सफाई करके इस ट्रेस को लेके जाते हैं। यही जो टैंकरों में से जो घी आता है इस शुद्ध घी के माध्यम से पकाते हैं। ये जो टैंकर्स आप देख सकते हैं, हर एक टैंकर में लगभग 11,500 किलोस का घी यहाँ पे है जो शुद्ध गाय का घी है। इन टैंकरों में से ही ये जो घी आता है ये घी को लेके ये पाकशाला में लेके जाते हैं जहाँ से ये पकाते हैं। इस पूरे जो प्रेमाइसेस है अगर आप देख सकते हैं इस सब को भी शुद्धिकरण करके सब कुछ निकाल के गए हैं कि ये जो भी टैंकर्स है इनमें से घी को लेके प्रसाद बन जाएगा और जो भी बन रहा है ये पूरे शुद्धता और श्रद्धा से बनेगी। तिरुमला का श्रीवारी लड्डू जो आप देख सकते हैं ये हमारे हाथ में है, जो भक्तों ने इसको लेके गए हैं। ये जो लड्डू प्रसादम है ये कई सारे भक्तों जो तिरुमला को आते हैं लॉर्ड वेंकटेश्वरा का दर्शन कराने के लिए लड्डू और वड़ा जो भी है ये तिरुमला का आइकॉनिक प्रसादम है। ये जो प्रसादम भक्तों आके यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लेके ये जो लड्डू और प्रसादम काउंटर अगर आप देख सकते हैं ये पूरे जगह प्रसादम काउंटर है जहाँ पे ये लड्डू और प्रसादम को भक्तों लेके जा सकते हैं। हर एक प्रसादम काउंटर में भी अगर आप देखेंगे तो भक्तों उनके जो दर्शन का टिकट है वो लेके प्रसादम लेके बाहर भी आ सकते हैं। ये जो लड्डू का जो महत्व है ये बिल्कुल पूरे सामग्री जो अगर आप देख सकते हैं इसमें कैशूज, बादाम, इलायची, किशमिश और कई सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ये सब भी इस लड्डू में है। अगर आप देख सकते हैं यही जो लड्डू है इसका जो सुगंध है ये पूरे शुद्ध घी से बनता है। तो आपने देखा हमारी टीम तिरुपति मंदिर के उस हिस्से में आज गई है जहां हर दिन प्रसाद के लिए 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं और इस दौरान हमें यह समझ में आया कि यह पूरा मामला प्रसाद में खराब क्वालिटी के घी के इस्तेमाल का हो सकता है। और अब इस घटना की पूरे देश में चर्चा हो रही है। आप लोगों के घरों में भी इसकी चर्चा हो रही होगी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग तिरुपति के मंदिर गए होंगे और नहीं भी गए होंगे अगर तो कोई ना कोई आपके परिवार में या दोस्तों में गया होगा जिसने आपको यह प्रसाद भेजा होगा और आपने भी इस प्रसाद को कभी ना कभी ग्रहण जरूर किया होगा। और अब असल में लोग देश भर के मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की बात करने लगे हैं।
और काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर मथुरा के वृंदावन मंदिर में प्रसाद के लिए मिलने वाले पेड़ों की भी अब जांच शुरू हो गई है। लखनऊ के एक मंदिर में भी बाजार से लाए गए प्रसाद पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है और आप देखते जाइए कि यह मामला कितना बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसमें मंदिर के बाद आपको अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले घी की भी बहुत जल्द जांच करानी पड़ेगी और यह अब सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है या फिर बन जाएगा। मथुरा के वृंदावन में प्रतिदिन 7 से 10 लाख पेड़ों की बिक्री होती है और ये पेड़े मावा, दूध, चीनी और घी से बनते हैं और वृंदावन में कई बार नकली मावा और नकली घी से पेड़े बनाने के मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है और यही कारण है कि अब इन पेड़ों के सैंपल्स को लेकर भी इनकी जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि क्या तिरुपति मंदिर के लड्डुओं की तरह वृंदावन के पेड़ों में भी चर्बी वाले घी की मिलावट हो सकती है। यह रिपोर्ट भी देख लीजिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपति माचिम्यां केशवाय स्वाहा सर्वावस्थांगतो विभायस्मने पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरस्तुति धरस्थितिः पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु तावत्सुखं सन्ति संतापनाशम् अब ये तस्वीर देखिए आप यहाँ पे, ये पोस्टर लगा है, विशेष सूचना। इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं। मंदिर में भोग हेतु द्वारा अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद सूखे मेवे ही गर्भगृह पर चढ़ाए जाएंगे। गर्भगृह वो जिसको हमने आपको जो हिस्सा आपको अभी दिखाया। नंबर 3, बाजार से लाए गए प्रसाद पर रोक है। तिरुपति बालाजी आंध्र की घटना के कारण प्रतिबंधित किया जा रहा है। श्री महंत देव्यागिरी जो पीठाधीश्वर है प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर की। बहुत अच्छी बात, घर से बनाएंगे पंजीरी, चढ़ाएंगे आके। घर से बना के चढ़ाएंगे बस। अच्छी बात है, शुद्ध तो रहेगा, शुद्ध तो रहेगा। लाया हुआ सबसे ज्यादा शुद्ध रहता है। मंदिर में आप मतलब अब कैसे वो बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं। तो देखिए अब एक एक करके बाकी मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की भी जांच शुरू हो गई है और आज बहुत बड़ा सवाल यह है कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इससे पहले कभी नकली दूध पकड़ा नहीं गया, नकली मावा नहीं पकड़ा गया, नकली घी नहीं पकड़ा गया। लगभग हर हफ्ते पूरे देश में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई नकली सामान मिलता है, वो पकड़ा जाता है। नकली घी भी होता है, नकली दूध भी होता है। लेकिन हमारे देश में लोगों ने मिलावट को अपने जीवन में कुछ इस तरीके से स्वीकार कर लिया है कि उस मिलावट को लेकर कभी कोई ना तो चिंतित होता है ना परेशान होता है और लोग धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार प्रश्न आस्था का है, क्योंकि इस बार तिरुपति मंदिर जैसे इतने बड़े मंदिर के प्रसाद में मिलावट मिली है और वो भी नकली घी या मिलावटी घी की वजह से, इसलिए हमारे देश में जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था को बहुत ठेस लगा। उन्हें लगा कि यह हमारी आस्था का अपमान है, इसलिए यह मामला इतना बड़ा बन गया है। लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप देश भर में किसी भी कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी शहर में, अगर आप वहां से मिठाई का एक सैंपल लेंगे और उसकी जांच कराएंगे ठीक से, तो आपको लगभग यही रिपोर्ट देखने को मिलेगी जो तिरुपति के इस लड्डू में आपको देखने को मिली है। अगर आप देश भर में घी का सैंपल भी कहीं ना कहीं से ले लेंगे तो आपको वही रिपोर्ट देखने को मिलेगी। उस घी में भी पाम ऑयल मिला हुआ होगा, उसमें एनिमल फैट मिला हुआ होगा या बाकी की चीजें ऐसी मिली हुई होंगी जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कम से कम शुद्ध देसी घी तो बिल्कुल नहीं है। अब इसके दो पहलू हैं। एक, आप देश भर में शुद्ध देसी घी के नाम पर नकली देसी घी खरीद रहे हैं, क्योंकि 300, 400 या 500 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो आप शुद्ध देसी घी खरीद रहे हैं, इतने कम पैसे में आपको शुद्ध देसी घी मिलता ही नहीं है। इस मंदिर में भी अगर आप देखें तो जो देसी घी खरीदा जा रहा था वो 320 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा जा रहा था। अब आप खुद सोचिए, 320 रुपए में अगर वो कंपनी दे रही है घी, उसमें वो अपना मुनाफा भी कमाएगी, कम से कम उसने भी अपना 50% मुनाफा इसमें रखा होगा। यानी ये जो माल है, ये घी जो दिया जा रहा था, ये मुश्किल से
100 रुपए प्रति किलो के हिसाब का घी रहा होगा। और 100 रुपए में कैसा घी मिलेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसमें मिलावट तो करनी ही पड़ेगी, उसमें तेल मिलाना पड़ेगा, पाम ऑयल मिलाना पड़ेगा, और जो भी चीजें हैं जो उस घी को देसी घी जैसा दिखने में और सूंघने में बनाती हैं, वो सारी चीजें उसमें मिलाई गई होंगी। अब देश भर में यही हो रहा है। एक एंगल तो यह है कि आप मिलावटी घी खा रहे हैं, आप अपना खाना जिस घी में पकाते हैं ये सोचकर कि ये देसी घी है, आप शुद्ध खाना खा रहे हैं। अपने मेहमानों को बुलाते हैं आप जब, और कहते हैं कि हम आपको शुद्ध देसी घी में बना हुआ खाना आज खिलाते हैं, तो वो सब के साथ एक धोखा है, आपके साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी, जिससे आपकी सेहत, आपका शरीर खराब हो सकता है। और इसीलिए आपने हमारे देश में देखा भी होगा, अचानक से अगर आप देखेंगे कि तो लोगों का वजन बहुत बढ़ता जा रहा है, लोग अस्वस्थ होते जा रहे हैं, लोगों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये घी का घोटाला हो सकता है, क्योंकि आप जिसे शुद्ध देसी घी समझकर खा रहे हैं वो असल में सिर्फ एक गंदा तेल है। तो एक तो ये कि इससे आपका स्वास्थ्य खराब होगा, इससे आपका खाना खराब हो रहा है, और आगे आने वाली नस्लें इससे खराब हो जाएंगी। दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पर लोग, हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं। हमेशा पूजा पाठ में, किसी भी आयोजन में शुद्ध देसी घी का प्रयोग होता है। आयुर्वेद में शुद्ध देसी घी को अमृत के समान बनाया गया है। कोई भी अनुष्ठान बिना शुद्ध देसी घी के पूरा नहीं होता। और जब आप अपने घर में या किसी मंदिर में भी जो जोत जलाते हैं उसे भी शुद्ध देसी घी की ही जलानी होती है। पूजा में भी शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया जाता है। अब बाजार में पूजा वाले घी अलग आने लगे हैं। अब आप सोचिए, अगर आप इसी नकली देसी घी से अपना कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें प्रसाद बांट रहे हैं, अगर आप कोई हवन कर रहे हैं जिसमें यही नकली देसी घी का प्रयोग किया जा रहा है, आपके घर में भगवान के सामने अगर आप नकली देसी घी का जोत जला रहे हैं, तो ये कितना बड़ा धोखा है भगवान के साथ भी और इंसान के साथ भी। इसके बारे में आप सोचिएगा जरूर, और बहुत जल्द हम आपके सामने एक नई मुहिम लेकर आएंगे। और वो मुहिम यही होगी कि ये जो नकली घी है, नकली दूध है, नकली मावा है, इसे लेकर हम इतने सहनशील कैसे होते जा रहे हैं। और हमारे देश में इस मिलावट के नाम पर करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ और फिर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आयुर्वेद में यह कहा गया है कि जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं या हवन में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो वो अमृत के समान होता है, और उससे हवा शुद्ध होती है, वायु शुद्ध होती है। लेकिन सोचिए, अगर आप मिलावटी देसी घी से अपने घर में कोई यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, तो उसका उल्टा असर ही होता होगा। एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस समस्या को समझने के बाद, इस पर और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, हम आपके सामने एक के बाद एक लगातार विस्तृत रिपोर्ट्स पेश करेंगे। अब आपको यह बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर भी अपराधियों की जातियां देखकर हो रहे हैं। वैसे तो आजकल पूरे देश में जातियों की बात करना फैशन हो गया है, पूरी राजनीति ही जातियों के ऊपर हो रही है, चुनाव जातियों के ऊपर लड़े जा रहे हैं, तो क्या एनकाउंटर भी जातियों पर हो रहे हैं? और ऐसा क्यों है कि हमारे देश में अपराधियों की जाति तो बताई जाती है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसकी जाति कभी कोई नहीं बताता। आज उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने अनुज प्रताप सिंह नाम के उस अपराधी को एनकाउंटर में मार दिया जिस पर 1 लाख रुपए का नाम था, और जिसे पुलिस ने सुल्तानपुर में गहनों की एक दुकान में हुई लूट के मामले में गिरफ्तार किया था। यह वही मामला है जिसमें पुलिस ने इसी महीने की 5 तारीख को एक और आरोपी मंगेश यादव, एक और अपराधी मंगेश यादव को भी एनकाउंटर में मार गिराया था। और उस समय अखिलेश यादव ने कहा था कि लूट के इस मामले में जो अपराधी ठाकुर हैं उन्हें तो पुलिस सरेंडर करवा रही है, लेकिन जो अपराधी यादव समाज से हैं उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन अब मंगेश यादव के बाद ठाकुर जाति से आने वाले अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर हो गया, और इसके बाद उसके पिता ने कहा है कि अब अखिलेश यादव इस एनकाउंटर से खुश तो बहुत होंगे। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर का सच क्या? उन्नाव में एक मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक अपराधी को मार गिराया। अब इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा।
क्या डैमेज कंट्रोल के लिए एनकाउंटर हुआ? मंत्री अखिलेश सिंह यादव जी ने ये ट्वीट किया था कि यादव का ही इनकाउंटर तो ठाकुरों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा। अब तो ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया, राजनीतिक चक्कर में हमारे लड़का हमारे हाथ से निकल गया। एनकाउंटर में जाति वाला एंगल आखिर क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। यादव और ठाकुर दोनों जाति के आरोपी ढेर। क्या जाति है बहाना, योगी पर है निशाना? सुल्तानपुर डकैती कांड में पहले 5 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। अब अनुज प्रताप सिंह का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। पहले मंगेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने इसे कत्ल करार दिया। अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया। पहले आरोप लगे कि यूपी पुलिस ने मंगेश की जाति देखकर एनकाउंटर किया। अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर फर्जी होने के इल्जाम लग रहे हैं। डकैती के आरोपी मंगेश की जाति यादव थी, जबकि अनुज प्रताप सिंह की जाति राजपूत है। तो क्या यूपी पुलिस ने जाति देखकर एनकाउंटर किया या ऑपरेशन के दौरान दोनों आरोपी मारे गए? ये बड़ा सवाल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठीक उसी इलाके में जहां पर ये पूरी मुठभेड़ हुई। यहां पे अगर आप देखेंगे यही वो स्पॉट है जहां पर गोली लगी अनुज प्रताप सिंह को। अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्टेन्स मौजूद हैं, खून के धब्बे मौजूद हैं। यही वो धब्बे हैं जो अनुज प्रताप के खून के हैं जब उसको पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये फॉरेंसिक टीम जो है यहाँ पे आके साक्ष्य जुटाने का काम उन्होंने किया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मास्क मिलेगा। झाड़ियों में जाके भी फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। ग्लव्स वगैरह आप देखेंगे तो अभी भी मौके पर पड़े हुए हैं। ये सूचना मिली थी यूपी एसटीएफ और पुलिस की टीम को कि इस पूरी डकैती के जो आरोपी हैं उसमें से 2 आरोपी यहां उन्नाव में मौजूद हैं, जिसके बाद पुलिस की मदद से ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव की तरह अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को भी गलत बताया है और कहा है कि कमजोर लोग ही एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा में अगर कोई सेंध लगाएगा तो उसका यही हश्र होगा। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जरा दिलचस्प बात सुनिए। सुल्तानपुर में पिछले महीने ये लूट हुई थी और ये गहनों की एक दुकान थी जिसमें ये डकैती हुई थी, लूट हुई थी, और इस डकैती में कुल 14 अपराधी शामिल थे। और ये अपराधी कौन थे? जब एनकाउंटर हो जाता है तो तुरंत लोग जाति पूछते हैं कि जाति क्या थी, लेकिन अब हम आपको बताते हैं जाति की पूरी कहानी। ये जो 14 अपराधी हैं इनकी जातियां भी जरा सुन लीजिए। इनकी जाति नहीं पूछेंगे तो इन 14 अपराधियों में सिंह भी हैं, शुक्ला भी हैं, यादव भी हैं, कोरी भी हैं और मुसलमान भी हैं। सभी जातियों के लोग हैं। अगड़ी जातियों के लोग भी हैं, निचली जातियों के लोग भी हैं, दलित भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि अपराधियों के लिए कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है, उसकी जाति और धर्म मायने नहीं रखता। जब लूट की बात आती है, जब पैसा लूटना होता है तो जातियां जो हैं वो कोई मायने नहीं रखती, धर्म कोई मायने नहीं रखता। जब हरे हरे नोट आते हैं तो ये नोट सारी जातियों को इकट्ठा कर देते हैं। क्या अगड़ी जाति और क्या पिछड़ी जाति, सबको पैसा चाहिए। इसीलिए जब हरे हरे नोट सामने दिखाई देते हैं तो जाति और धर्म कोई मुद्दा ही नहीं। अब इनमें से जिनका एनकाउंटर होगा तो जाति पूछी जाएगी, लेकिन 14 लोगों की जाति क्या थी ये किसी ने नहीं आपको बताया होगा। इसलिए 14 के 14 लोग जो डकैत थे उनकी जातियां आज आप देख लीजिए।
हमारे देश की राजनीति अब ऐसी हो गई है कि नेता किसी भी बात पर जातियां जरूर ढूंढ लेते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में अपराधियों की जाति तो सबने देखी, लेकिन क्या आपको यह पता है कि जिस व्यापारी की दुकान लूटी गई उस व्यापारी की जाति क्या थी? क्या हमारे देश के तमाम नेता, हमारे देश के लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि जिसकी दुकान लूटी गई उसकी जाति क्या थी? क्योंकि हो सकता है कि उसकी जाति का कोई मतलब ही नहीं है, कोई जानना ही नहीं चाहता। तो जिसकी दुकान लूटी गई उस व्यापारी का नाम है भरत जी सोनी और इनकी जाति ओबीसी है, लेकिन इनकी जाति की कहीं कोई बात नहीं कर रहा। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जाति वाली राजनीति का असली चरित्र क्या है, ये कितनी सिलेक्टिव है। और हमारे नेता जाति की भी वहीं पर बात करते हैं जहां उन्हें चुनाव में वोट बैंक की थोड़ी सी भी संभावना दिखाई देती है। कड़वा सच यह है कि हमारे देश में असली अल्पसंख्यक भारतीय हैं। अल्पसंख्यक की राजनीति हमारे देश में सब नेता करते हैं, लेकिन आप जानते हैं असली अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो है भारतीयों का, क्योंकि आज खुद को भारतीय कहने वाले लोग ना के बराबर बचे। यही है असली अल्पसंख्यक। और खुद को दलित, आदिवासी, पिछड़े, सवर्ण, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, सिख, ईसाई और पारसी कहने वाले लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें पुलिस ने एक और आरोपी अक्षय शिंदे को मार गिराया है। बदलापुर आपको याद होगा, यह वही आरोपी है जिस पर बदलापुर के एक स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। और आरोप लगने के बाद में स्थानीय लोगों ने इस आरोपी को फांसी की सजा देने के लिए सड़कों पर उतरकर बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। कई दिनों तक यह खबर हेडलाइन में चलती रही थी, हमने भी इसका एक विश्लेषण आपके लिए किया था। यह वो आरोपी है जिसे लेकर वहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आज पुलिस की हिरासत में इस 24 साल के आरोपी ने एक पुलिस वाले की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और एनकाउंटर करके इस आरोपी को वहीं पर मार डाला। यह आरोपी, अब आप इसकी जाति नहीं जानना चाहेंगे कि इस आरोपी की जाति क्या थी? तो यह आरोपी दलित समुदाय से था और यही कारण है कि महाराष्ट्र में अब इस एनकाउंटर पर भी राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस पार्टी ने इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग की है। आपको याद होगा, ये थोड़े दिन पहले की बात है बदलापुर की, और आपको याद होगा बदलापुर के रेलवे स्टेशन पर लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में उस समय सड़कों पर उतरकर बहुत प्रोटेस्ट किया था। वो तस्वीरें आपको याद होंगी और पुलिस को बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी इन लोगों को काबू करने में। ये देखिए, उस बदलापुर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उसी समय की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि लोग कितने उत्तेजित थे, कितने आक्रोशित थे इस पूरी घटना को लेकर। और तब पुलिस ने बहुत मुश्किल से इन लोगों को शांत करवाया था और इन सारे लोगों की एक ही मांग थी कि इस आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब आप देखिए, फांसी की सजा तो नहीं मिली, लेकिन एनकाउंटर में जरूर उस आरोपी की जान चली गई और अब इस एनकाउंटर की जांच की जाएगी। अब आपको थोड़ी देर के लिए अमेरिका लेकर चलते हैं। आपको याद होगा, इसी महीने की 6 तारीख को जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे, उस समय उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में लोगों से बातचीत की थी, इंटरव्यूज दिए थे, संवाद किए थे। और वहां जो भी बातें उन्होंने कही, उनमें प्रमुख बातें क्या थी? उन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश चीन की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा था सिखों के लिए कि सिख भारत में अपने धर्म का पालन कर सकते हैं या नहीं। यह भी आज इसे लेकर भी बहुत बड़ी शंका है, सिख अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे और वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे और यह कहने की कोशिश की थी कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष नहीं होते। ये तमाम राय उन्होंने भारत के बारे में अमेरिका में जाकर अलग अलग कार्यक्रमों में लोगों के बीच रखी थी। यानी भारत की उन्होंने कोई प्रशंसा नहीं की, कोई तारीफ नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भारत जैसे महान देश से आता हूं और भारत ऐसा देश है जो आगे चलकर पूरी दुनिया को लीड करेगा। उन्होंने बस ये बताया कि भारत में समस्याएं क्या हैं, भारत में सब कुछ खराब ही खराब है, भारत का लोकतंत्र चरमरा रहा है, भारत में अल्पसंख्यक बहुत खतरे में है, भारत में जो चुनाव हैं वो भी फेयर नहीं है।
लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे के सिर्फ 2 हफ्ते के बाद आजकल प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका में है, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी की तरह वहां जाकर भारत को लेकर कोई नकारात्मक बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने गूगल समेत 14 बड़ी कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और कहा कि भारत एक बहुत सफल देश है, बड़ा देश है, आपको भारत के बारे में सोचना चाहिए, भारत में निवेश करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अमेरिकन इंडियन के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि भारत पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि भारत लीड करता है और सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में भारत दुनिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी जहां भी गए वहां चारों तरफ आपको एक ही रंग दिखाई दिया और वो था देशभक्ति का रंग, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जब राहुल गांधी अमेरिका गए तो उन्होंने वहां भारत को एक नकारात्मक तरीके से पेश किया। जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो उन्होंने वहां भारत को कैसे पेश किया, ये अंतर आज लोगों को देखना चाहिए, इस अंतर को आपको समझना चाहिए। तो जब आप प्रधानमंत्री मोदी के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे, अमेरिका में या दुनिया में कहीं भी, तो आपका सीना चौड़ा होगा और आपको अपने देश पर गर्व होगा। आपको यह बताते हुए गर्व होगा कि आप भारतीय हैं। आपको यह बताते हुए गर्व होगा कि आपका देश भारत अब दुनिया को लीड करने की स्थिति में है और आप देशभक्ति की भावना से अपने आप को भरा हुआ पाएंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। राहुल गांधी के लिए एक मुफ्त की सलाह है आज। प्रधानमंत्री मोदी चाहे कहीं भी जाएं, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो, खराब हो, मजबूत स्थिति हो, कमजोर स्थिति हो, लेकिन वो कभी भी भारत की बुराई नहीं करते। और राहुल गांधी भी अगर विदेश में जाकर ये काम करना शुरू कर दें तो उनके पोर्टफोलियो में जो चीज मिसिंग है वो यही है, देशभक्ति और राष्ट्रवाद। अगर राहुल गांधी अपने बायोडेटा में, अपने सीवी में राष्ट्रवाद को जोड़ लें, देशभक्ति को जोड़ लें, अगर वो भी विदेशी जमीन पर जाकर भारत की बुराई ना करके भारत की तारीफ करें, वो भी अगर एक बार को ये कहें कि भारत में हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, वो हम अपने अंदर, अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर एक दूसरे से हम निपटा लेंगे, लेकिन भारत महान देश है, भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है, भारत में कोई कमी नहीं है, भारत के लोग बहुत अच्छे हैं और भारत और भारतीय, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। जिस दिन राहुल गांधी ने यह कहना शुरू कर दिया, उस दिन आप देखिएगा राहुल गांधी को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा समर्थन मिलेगा। आज उनके पूरे पोर्टफोलियो में यह राष्ट्रवाद और देशभक्ति का जो भावना है, ये कहीं मिसिंग दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो वो भी अमेरिका जाकर या विदेशों में जाकर भारत की या अपने विरोधियों की शिकायतें कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ये तो जानते ही हैं कि उन्होंने 400 सीटों के बारे में सोचा था, लेकिन उन्हें भी 240 सीटें मिली हैं। पिछली बार 303 सीटें मिली थी बीजेपी को, इस बार बीजेपी को 303 की बजाय 240 मिली हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शिकायत कहीं नहीं की, उन्होंने किसी को इसका दोष नहीं दिया। ना तो उन्होंने भारत को लेकर ऐसी कोई शिकायत की, ना अपने विरोधियों को लेकर अमेरिका में उन्होंने जाकर कुछ कहा। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी को सबसे अलग बनाती है, वरना शिकायतें तो उनके मन में भी बहुत सारी होंगी, नुकसान तो उनका भी इलेक्शन में बहुत सारा हुआ है और बातें तो उनके पास भी बहुत सारी होंगी करने के लिए, लेकिन वो कभी भी विदेशी भूमि में जाकर भारत के बारे में, अपने विरोधियों के बारे में
चुनाव के बारे में इस तरह की बात नहीं करते। और ये इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों नेताओं में क्या फर्क है। आपको लेकर चलते हैं अपने बहुत ही करीबी देश श्रीलंका, और आपको बताएंगे कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति को चीन की कठपुतली क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका में अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव में वहां के लोगों ने अपने नए राष्ट्रपति को चुना है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का नाम है अनुरा कुमारा दिसानायके और ये 55 वर्ष के हैं। अनुरा कुमारा एक वामपंथी नेता हैं और श्रीलंका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब वहां एक वामपंथी विचारधारा को मानने वाला नेता देश का राष्ट्रपति बना है। और यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और ऐसे आरोप लगते हैं कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति को चीन ने चुनाव में अपना पूरा समर्थन दिया था, क्योंकि ये भी वामपंथी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता हैं। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा की पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पावर, जिसे पिछले चुनावों में यानी 2019 में सिर्फ 3.1% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा 42.3% वोट मिले हैं और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और राजपक्षे परिवार की पार्टी को चुनाव में काफी बुरी तरीके से हराया है। सीखने वाली बात यह है, जो कि हर व्यक्ति को आज यहां से सीखना चाहिए, पिछले चुनाव में 3% वोट और इस चुनाव में 42% वोट, यानी अगर आप मेहनत से आगे बढ़ेंगे और आपको बाकी लोग भी अपना समर्थन देंगे तो 3% से 42% तक पहुंचा जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे की पार्टी को पिछली बार श्रीलंका में 52.3% वोट मिले थे, सोचिए। लेकिन इस बार नमल राजपक्षे खुद चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति पद का और उन्हें सिर्फ 2.5% वोट मिले हैं। और श्रीलंका के लोगों ने बता दिया कि जब एक राज परिवार किसी देश को अपनी संपत्ति समझने लगता है और मानने लगता है कि उसे वहां की सत्ता से कभी हटाया नहीं जा सकता और उसी के परिवार का कोई ना कोई सदस्य राज करता रहेगा, ऐसे में श्रीलंका के लोगों ने एकजुट होकर राजपक्षे परिवार की राजनीति को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। तो आज आप देख लीजिए, पिछली बार श्रीलंका में जो बगावत हुई थी, विद्रोह हुआ था, वो राजपक्षे परिवार के खिलाफ ही हुआ था। राजपक्षे परिवार और उनकी पार्टी को पिछली बार 52% वोट, इस बार 2.5% वोट। ये सीखने की बात है, लोकतंत्र में सब कुछ लोगों की मर्जी से चलता है। लोग चाहें तो किसी को भी सिंहासन से उतारकर नीचे जमीन में मिला सकते हैं और किसी को जमीन से उठाकर सीधे सिंहासन पर बैठा सकते हैं। जिंदगी में बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके नजदीक कौन है।